विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे अब्राहम समझौते में शामिल होने के लिए सऊदी अरब की ओर से मांगी गई सुरक्षा गारंटी के बारे में। अब्राहम समझौते और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान समेत कई अरब और मुस्लिम देशों के इस पर हस्ताक्षर करने के बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जाती रही हैं कि सऊदी अरब कब इस समझौते में शामिल होगा। हालांकि रियाज और तल अवीव के अच्छे और मजबूत रिश्तों को देखते हुए कहा जाता रहा है कि सिर्फ किसी एक ख़ास वक्त का इंतज़ार है, वरना दोनों देशों के बीच ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मतभेद या अड़चन हो जो सऊदी अरब और इसराइल के रिश्तों को सार्वजनिक करने की राह में रुकावट बने। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान भी कह चुके हैं कि हमें बस थोड़े वक्त की ज़रूरत है और जब मुनासिब वक्त आएगा ये काम भी हो जाएगा। अरब इसराइल शांति वार्ता में अमेरिका को रिप्रेजेंट करते रहे मार्टिन इंडिक ने कहा है कि आले सऊद इसराइल के साथ अपने रिश्तों को सार्वजनिक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे बदले में अपने लिए अमेरिका से सुरक्षा गारंटी चाहिए। अल खलीज अल जदीद की रिपोर्ट के मुताबिक मार्टिन इंडिक ने कहा कि आले सऊद ने अमेरिका और इसराइल दोनों ही देशों को साफ शब्दों में अब्राहम समझौते का हिस्सा बनने को लेकर अपना सकारात्मक रुख बयान कर दिया है, लेकिन बदले में आले सऊद को अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। अल खलीज अल जदीद से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन को लेकर आले सऊद के दावे झूठ का पुलिंदा है। उन्हें फ़िलिस्तीन से कोई मतलब नहीं। वह इस समझौते में शामिल होने के बदले अमेरिका से रियाज की सुरक्षा गारंटी चाहते हैं। सऊदी अरब को यकीन है कि तल अवीव अमेरिका को रियाज की मांगें तस्लीम करने के लिए मना लेगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो रियाज तल अवीव रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मानना है कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ हथियार सौदे करते हुए रियाज को तल अवीव से रिश्ते सार्वजनिक करने के लिए मना सकता है। वहीं पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम कर चुके जॉन हेना ने नवंबर में एक यहूदी अमेरिकी डेलीगेशन के साथ सऊदी यात्रा की थी। जॉन हेना ने कहा कि हमें सऊदी अरब की तरफ से साफ पैगाम मिला है कि इसराइल और सऊदी रिश्तों में फ़िलिस्तीन संकट कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों का सार्वजनिक न होने का सबसे बड़ा कारण इन दिनों सऊदी अरब और अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों में आई उदासी और बेयकीनी है। अगली खबर तुर्की और सीरिया के रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने के लिए किए जा रहे रूस और ईरान की कोशिशों को लेकर है। पश्चिमी एशिया मामलों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास दूत मिखाइल बोगदानोफ ने कहा है कि ईरान, सीरिया, तुर्की और रूस के विदेश मंत्री जल्द ही एक मीटिंग करेंगे। स्पुतनिक से बात करते हुए मिखाइल ने कहा कि तुर्की और सीरिया के रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने के लिए जल्द ही ईरान, रूस, तुर्की और सीरिया के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ईरान ने इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने में दिलचस्पी दिखाई है। चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को लेकर प्रोग्राम बनाया जा रहा है। हम सबका एक ही मकसद है और सब एक ही हदफ के लिए काम कर रहे हैं, और वो है मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता लाना। पश्चिमी एशिया मामलों में पुतिन के सलाहकार और उप विदेश मंत्री मिखाइल ने दमिश्क और अंकारा के सिक्योरिटी ऑफिसर्स और राजनयिकों की मुलाकात की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन मुलाकातों का अहम मकसद ये है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल बनाएं, ताकि भविष्य में सीरिया और तुर्की के बीच कोई मजबूत समझौता हो सके। गौरतलब है कि मास्को में सीरिया और तुर्की के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई मुलाकात के बाद बशार असद और अर्दोगान की मुलाकात को लेकर अटकलें लगाई जाती रही हैं। तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कई बार कहा है कि वो बशार असद से मुलाकात के लिए तैयार हैं। उन्होंने रूस, तुर्की और सीरिया के विदेश मंत्रियों की बैठक के बारे में बात करते हुए कहा था कि जल्द ही तीनों देशों के विदेश मंत्री मुलाकात करेंगे। वहीं बात करें दमिश्क की, तो दमिश्क ने तुर्की से वार्ता करने की शर्त रखते हुए बार बार कहा है कि जब तक सीरिया के खिलाफ तुर्की की अतिक्रमणकारी नीतियां जारी रहेंगी और अंकारा सीरिया से अपनी फौजें वापस नहीं बुलाता, ऐसी किसी भी बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। अगली खबर में यमन के खिलाफ आले सऊद के वहशियाना हमलों और यमन जनता की बेकसी की बात करेंगे। यमन के खिलाफ सऊदी अतिक्रमणकारी गठबंधन के हमलों के कारण इस देश में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। यमन में आम लोगों की जिंदगी अजाब बन गई। हमलों के बाद यमन में जगह जगह सऊदी अरब की ओर से बिछाई गई बारूदी सुरंगें और जिंदा बमों को तलाशना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन सब के बीच अरब जगत के इस सबसे मजलूम और गरीब मुसलमान देश के खिलाफ सऊदी अरब के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे।
यमन पर सऊदी अरब के हमलों के कारण मरने वाले लोगों की तादाद में इस देश में जगह जगह फैली बारूदी सुरंगें और जिंदा बम भी बेशुमार इजाफा कर रहे हैं। सऊदी अरब के बर्बर हमलों और बारूदी सुरंगों और बमों के कारण अपाहिज और मोहताज हुए लोगों की तादाद में बेतहाशा तेज़ी आई है। यमन के 15% लोग अपाहिज हो चुके हैं। यमन सरकार का कहना है कि इसका मुख्य कारण सऊदी अरब की ओर से यमन की आम जनता के खिलाफ प्रतिबंधित क्लिस्टर्स बमों का इस्तेमाल है और जिंदा रह जाने वाले इन बमों को तलाश करके डिफ्यूज़ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र भी ज़रूरी उपकरण नहीं दे रहा है, जबकि यमन को कहीं और से भी ये ज़रूरी साजो सामान नहीं मिल सकता, क्योंकि सऊदी गठबंधन की नाकाबंदी के कारण यहाँ कुछ पहुँचना भी मुमकिन नहीं है। वहीं बात करें यमन को इस जंग से मिलने वाले ज़ख्मों को भरने की, तो अगर हालात आज से ही सही होने लगे तब भी यमन के ज़ख्म भरने में कम से कम 20 साल लग जाएंगे। यमन की नेशनल सॉल्यूशन गवर्नमेंट के वाइस हेल्थ मिनिस्टर ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि यमन को मिले ज़ख्मों को भरने में कम से कम 20 साल लग जाएंगे। वाइस हेल्थ मिनिस्टर अली जिहाफ ने कहा कि यमन तेज़ी से तबाही की तरफ बढ़ रहा है। देश में दवाओं की भारी किल्लत है। गुर्दों की गंभीर बीमारी का शिकार 5000 से ज़्यादा लोगों के लिए दवा नहीं है, जबकि डायलिसिस के लिए भी ज़रूरी संसाधन हमारे पास बेहद कम हैं और हालात बेहद गंभीर हैं। यमन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मुताहर दरवेश ने कहा कि लंबे समय से जारी जंग और नाकाबंदी के कारण देश में शुगर और कैंसर के मरीजों की तादाद में हैरत अंगेज तेज़ी आई है और इस वृद्धि दर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन आले सऊद ने भी जुल्म और शैतानत की सारी हदें पार कर नाकाबंदी और सख्त करते हुए दवाओं और डॉक्टरों के यमन पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ हमलों में देश के बुनियादी ढांचे और खासकर हेल्थ फैसिलिटीज़ को जमकर निशाना बनाया। आले सऊद ने सीधे हमले करते हुए 160 से ज़्यादा मेडिकल सेंटर पूरी तरह तबाह कर डाले, जबकि 370 हॉस्पिटल और क्लिनिक को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान सऊदी आतंकियों ने 65 से ज़्यादा डॉक्टर्स को भी मौत के घाट उतारा। सऊदी अरब की हैवानियत के कारण यमन के 5 साल से कम उम्र के 6,50,000 से ज़्यादा बच्चे और 15 लाख से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका और इसराइल के इशारे और पश्चिमी दुनिया की मदद से संयुक्त अरब अमीरात और अपने कई साथी देशों के साथ मिलकर 2015 में यमन के खिलाफ जंग छेड़ते हुए कहा था कि वो सिर्फ कुछ हफ्तों में सना में अपनी कठपुतली सरकार को बिठाकर यमन संकट को हल कर देगा। लेकिन आज 8 साल बाद भी यमन के खिलाफ बर्बरता की सभी हदें पार करने के बाद भी सऊदी अरब को अपने किसी मकसद में कामयाबी नहीं मिली। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।